लास्ट वाली क्लास में? जितना लिखवाया स्टार्ट का सब याद है? हैं? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ। देखिए कौन बताता है, जिससे पूछे वही बताएगा, सब लोग नहीं उसमें हाथ उठाने लगेंगे, ठीक है? चलिए बताइए, बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के बाद बच्चों को सामनेर बुलाया जाता था? एक मिनट, कितने लोगों को पता? हाथ उठाओ। कितने लोगों को मालूम है? चलिए ठीक, जिनको नहीं मालूम है वो हैरान नहीं होंगे, ठीक है? धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। चलिए, क्या बोलते थे बताओ भाई, संस्कार का क्या नाम था? कौन सा संस्कार? प्रवज्जा संस्कार। लेकिन कभी कभी प्रवज्जा संस्कार के नाम से नहीं आता। अच्छा बताओ, प्रवज्जा संस्कार में कौन से 3 नियम सिखाए जाते थे? बुद्धम धम्मम संघम, शरणामि गच्छन्ति, कॉमन ले लो, समझ गए हो? ब्रैकेट लगाओ, शरणामि गच्छन्ति गुणे तीनों चीज अंदर, समझ गए? बुद्धम धम्मम संघम, ये 3 क्या है? नियम है, समझ गए? या 3 शपथ है, ठीक? या जैसे मुख्यमंत्री जी शपथ लेते तो बोलते ना, मैं भारत का नागरिक हूँ और अपने सभी दायित्वों का क्या करूँगा, उसी तरह से ये प्रवज्जा संस्कार का एक समझ लो वो है आपका कॉन्सेप्ट, शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह समझ लीजिए, ठीक? लेकिन कभी कभी पेपर में ये एक नाम से और पूछा जाता है, सहस्त्रयी नाम से पूछा जाता है, तब फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक? तो अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो जहाँ पर आपने बुद्धम धम्मम संघम गरणम शरणम गच्छामि लिखा है वहीं बगल में लिख लीजिए ये क्या है? सहस्त्रयी है, 3 सहस्त्रयी, ठीक है? 3 सहस्त्रयी है बौद्ध धर्म के। जिनका छूटा है परेशान ना हो, फोटो खींच लेंगे बगल वाले से, घर में नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब तक 4 से 5 वीडियो बने हैं शुरू से, तो 4 के चारों के नोट्स बनवा जरूर लीजिएगा, सब महत्वपूर्ण है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आज 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन उससे पहले सुनिए, हम लोगों ने सारी शिक्षा तो पढ़ ली, हेडिंग डाल लो एक नई शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा। ब्रिटिश शिक्षा हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्रिटिश शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा। कुछ जानते हो ब्रिटिश शिक्षा के बारे में? थोड़ा बहुत, XYZ नहीं पता? और गर्मी बहुत होती है, पानी वानी लेके आया करिए अपना अपना, ठीक है? नहीं 2-4 स्टंप यहीं गिरेंगे। IPL चल ही रहा है, सब क्लीन बोल्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्या करिएगा? हाँ, और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। और सुनिए, एक भर्ती आई है रीट की, सुना होगा आप लोगों ने, मैसेज आ रहा है ग्रुप में, तो जो लोग इच्छुक हों भरिए फॉर्म, खूब तैयारी करिए, कचर के कर ही रहे हैं, और क्या बचा क्या है? यही बिल्कुल सिलेबस है वहाँ पर, समझ गए? यही सिलेबस आएगा, बल्कि पेडोलॉजी और भी आएगी। तो चलते रहिए, तैयारी दोनों होती रहेंगी आपकी, और जल्दी आपको जो है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की भी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी बहुत जल्द, ठीक? काम चल रहा है, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आएगी ज़रूर। और बढ़िया ही है, जितना समय मिल जाए, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बीच में सब ब्रेक हो चुकी है, फिर से नए सिरे से पढ़ रहे हैं, तो करते रहिए, आएगा। ब्रिटिश शिक्षा की बात करें तो ब्रिटिश शिक्षा चलो पहला क्वेश्चन बताओ हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश शिक्षा के लिए, बहुत पूछा जाता है। बताइए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट। किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, लिख लीजिएगा, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट महोदय को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे बोलते हैं? भारत में चार्ल्स ग्रांट महोदय को, ठीक है? अगर प्रश्न आ जाए भारत विषयक ज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा? भारत विषयक ज्ञान का मतलब ये तो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए अच्छा सुनो, आप सबने पढ़ा होगा, कहते हैं एक प्रश्न आता है कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, कौन सा अंग्रेज शासक था? या कौन अंग्रेज व्यक्ति था? शासक नहीं था अंग्रेज,
लॉर्ड मैकाले शासक नहीं था, ना तो गवर्नर जनरल था, ना ये वायसराय था, ना कोई ये सचिव था, ये एक एडवोकेट था, वहाँ से भेजा गया था यहाँ पर निस्तारण के लिए। ये इंग्लैंड में संसद में कुछ था, ठीक है, वहाँ से भेजा गया था कि यहाँ पे एक मैटर हो गया है, इसको सुलझाइए जाके। वकील थे, क्योंकि देखिए आपको पता होगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बहुत प्रश्न पूछा जाता है आपकी सुपर टेट के लिए, समझो कुख्यात क्वेश्चन है, पूछेगा कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी हिंदुस्तान में, कलकत्ता में। सीधा प्रश्न आता है, हजारों बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। हम आपको पता है टॉपिक तो पढ़ाते ही पढ़ाते रहेंगे, साथ में साइड में आपको ये भी बताते रहेंगे कि अंग्रेज शिक्षा में ही नहीं कूद रहे थे। अब जैसे बताए, एक एक्ट आप लोग पढ़ते होंगे, पिट्स एक्ट, एक आया था पिट्स एक्ट, ठीक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट बाद आया था, ठीक है। पिट्स एक्ट, एक कान से सुनना, भगवान ने दूसरा दिया निकाल देना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम नोट डाल के किनारे लिखवा देंगे, अतिरिक्त ज्ञान, और ये आपको बहुत लाभ करेगा, ये सब जगह काम है, क्योंकि ये ऐसे ब्रिज हैं जो जोड़ते हैं सब तरफ। कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी जाएगा, लेकिन वो ऐसा काम करेगा, वो ब्रिज का काम करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं जोड़ेगा जरूर, अनर्थ नहीं हो, मतलब फालतू की चीज नहीं होगी, इंपॉर्टेंट। क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? पूरा संविधान एक तरफ है, सीधे पूछेगा बताओ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, ये प्रश्न पूछेगा, सीधे बताओ कि गवर्नर जनरल, पहली बार भारत में गवर्नर को गवर्नर जनरल किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाया गया? सिंपल से क्वेश्चंस हैं इनके लिए, पूरा संविधान का एक क्वेश्चन का यही आ जाए, संविधान धरे रह जाए, यही क्वेश्चन धर दे उठा के, बताओ, यही तो है सब, शुरुआत तो न्यू तो यही है। और संविधान है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी ही संविधान है। ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या आई भारत में कि वो अपने नियम जारी करती थी, आज वही नियम 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 आज सब देशों से बटोर के हमने क्या बनाया? संविधान बनाया। और सही भी चीज़ है, सब देश संविधान पे चल रहे हैं, ठीक, किसी का लिखित है किसी का अलिखित है, यही पूछ लेता है, ठीक। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? झंडा समिति के अध्यक्ष, गलत हो जाएगा, देखो वो उनका नाम भी है, वो भी हैं, लेकिन आप कभी भी पेपर में आए तो जेपी कृपलानी ही लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? पेपर में समझ रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उनका कॉन्सेप्ट था, जयशंकर उनका भी था, लेकिन उनका अलग कॉन्सेप्ट है, वो जब आप संविधान पढ़िएगा तो पूछ लीजिएगा भैया से, ठीक है। अब हम पढ़ाने बैठेंगे तो समझाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हम वो कौन सी शिक्षा पर आधारित है? गेस्टाल्टवादी विचारधारा, समग्र ज्ञान, और समग्र ज्ञान देने बैठेंगे तो फिर आप ज्ञान प्राप्त करते रह जाओगे, फिर रह जाएगा इधर। चलिए, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स ग्रांट को। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए सबसे पहले बात किसने की थी, बताओ? थॉमस बेबिंगटन मैकाले, नाम लिख लो उनका, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, नाम सुने हो पहली बार? मैकाले सब सुने होंगे, थॉमस बेबिंगटन पूरा नाम था इनका, ठीक है। और कई बार परीक्षाओं में पूरा नाम इनका पूछा गया है, बड़ी बड़ी पेपरों में, ठीक है। हम आपके लिए क्वेश्चन छांटा करते हैं अच्छे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार सिविल परीक्षाओं में पूछा गया है कि मैकाले का पूरा नाम क्या था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है। देखो, पेपर का कोई प्रारूप नहीं है, किसी अच्छे व्यक्ति के पास पेपर पहुंच गया ना तो वो ऐसे ही क्वेश्चन डाल देगा, समझ गए? तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका नाम था। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। गलत। सबसे पहले भारत में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने पर बल दिया था चार्ल्स ग्रांट ने। अभी इनको मिटा दो, ठीक है, आप न मिटाओ, लिखा रहे दो किनारे, आगे क्रॉस बना लो, याद कराने के लिए खोपड़ी में याद रहे आपको। मान लो पेपर में मैकाले का नाम ना हो और लिख के आ जाए किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया, ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन में चार्ल्स ग्रांट होंगे तो समझ जाइएगा कि चार्ल्स ग्रांट है, ठीक है। और अगर मैकाले हो तो फिर मैकाले मार दीजिएगा, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, फिर मैकाले जिंदाबाद, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था बता रहे हैं। चलिए, तो अंग्रेजी, भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसा हो? अंग्रेजी हो, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, हाँ, भारत विषयक ज्ञान का जन्मदाता कौन है? लिख लो, भारत विषयक ज्ञान का जन्मदाता कौन बताएगा? विलियम जोन्स। विलियम
विलियम जोन्स, ठीक है। इन्हें भारत विषय ज्ञान का जन्मदाता इसलिए कहते हैं बच्चा, क्योंकि इन्होंने भारत के ग्रंथों का अनुवाद किया था। ये भाषा शास्त्री थे। इन्होंने भारत में जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है, आपका जैसे मनुस्मृति हो गया कुमार शंभू की, स्वयंभू मनु की, ठीक है, और जैसे आपकी भगवत गीता हो गई, हितोपदेशा हो गई नारायण पंडित की, और आपका कुरान हो गया, और अभिज्ञान शकुंतलम हो गई कालिदास की। जितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ थे ये उठा के ले गए थे और इन्होंने उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया और अंग्रेज इसको पढ़े और जितनी कुरीतियाँ थी सबको बाहर निकाल लिए और देश में तमाशा करने लगे। अच्छा सुनो, कभी कभी क्या होता है कि करने कुछ जाओ हो कुछ जाता है। इन्होंने इसका अनुवाद इसलिए कराया था कि कुरीतियाँ बाहर निकाल लेंगे और उनका प्रचार प्रसार करेंगे, हिंदुस्तानियों को तोड़ेंगे। लेकिन कुरीतियाँ जब बाहर आईं तो एक चीज़ और भी होती है, जब भी किसी कुरीति का विरोध करोगे तो समाज में तमाशा हो जाएगा। जैसे अभी आप देखिए 3 तलाक वाला आया था मामला। 3 तलाक वास्तविकता में क्या है, कुरीति ही तो है ना। लेकिन उसका विरोध देख रहे थे आप, कितना गजब का हुआ था कि नहीं हुआ था। उसके पक्ष में भी लोग खड़े थे और उसके विपक्ष में भी लोग खड़े हुए थे, ठीक है। देखिए ये सब समझने वाली चीज़ें हैं। उसी तरीके से हम आप लोग रट तो लेते हो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। जिसने देखो रट के करोगे तो भूल जाओगे, समझ के पढ़ोगे तो तुमको पता है, तुमको जितना तुम पढ़ने आए हो ना उससे ज़्यादा ज्ञान तुमको अपने घर में प्राप्त हो जाएगा कॉपी खोलोगे जब। हमारा काम है आपको ऐसा वो बनाना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा रिसीवर बनाना जो कहीं भी बैठा हो। इस कोचिंग में आने की जरूरत ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, कहीं भी किताब खोला उस टॉपिक का पढ़ा तो लिंक करते रहे, हाँ यार ये वो चीज़ बताए थे, हाँ ये उसका तत्कालीन कारण होगा। जैसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, सबको पता है मंगल पांडे। इससे ज़्यादा कुछ जानते हो मंगल पांडे के बारे में? या 1857 विद्रोह के बारे में कुछ जानते हो क्यों हुआ था? उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि अगर किसी कुरीति का विरोध करेंगे समाज में तो समाज पलट के खड़ा हो जाएगा। अंग्रेज यही तो किए थे, अंग्रेज यही किए ना। कहे कि कोई भी भारत में अगर गोद लेता है किसी को तो उसको राजा नहीं बनने देंगे। रानी लक्ष्मीबाई ये कैसे बेटा? रानी लक्ष्मी बोली कैसे, हमारा बच्चा राजा ही नहीं बन पाएगा, आओ युद्ध करो। जितने जमींदार हैं सबकी जमीन अंग्रेजों के पास चली जाएगी। जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह, कहीं मेरी जमीन लोगे तुम, आओ युद्ध करो। कहीं जो भी रियासतें अपना शासन सही से नहीं कर पाएंगी उनको हम अपने अधिकृत में ले लेंगे, अपने पे कब्जा कर लेंगे उनके ऊपर। बेगम हजरत महल, कहीं मेरे शौहर को तुमने किडनैप कर लिया, आओ तुम। एक और कहीं किसी को पेंशन नहीं देंगे, किसी को भी पेंशन नहीं देंगे। मराठा से नाना साहब चले, कहीं पेंशन कैसे नहीं दोगे, आ रहे हैं हम भी युद्ध करेंगे। सब क्या है, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। ये है 1857 का विद्रोह। और कहते हैं ना कि पेट्रोल पंप रखा है और खतरा तो सब तरफ से है, वैधानिक चेतावनी है, लेकिन अगर जो माचिस जलाएगा तो विस्फोट तो उसी की वजह से होगा ना। तो विस्फोट करने वाले कौन थे? मंगल पांडे। हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअल समझो, रट्टा मत मारो, ठीक। ये सब विषय रटने वाले नहीं है, समझ के करोगे ना जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। किसी को भी पढ़ा सकते हो और खुद भी अच्छे से नोट्स बना सकते हो। वो कैटेगरी आपके अंदर जनरेट करनी है कि आपको याद होता चले, ठीक है। अच्छा बताओ, याद होता चलता है कि नहीं होता है? भाई जैसे हम करते थे अपने लिए, हम ठीक वैसे करना पसंद कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो और कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, वही आपको फ़ायदा करेगा आगे। तो अभी हमारा जिक्र होगा यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में, क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके इसी में हम ऐड कर देंगे, वो भी आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत विषय ज्ञान का जन्मदाता कौन है? विलियम जोन्स, ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ब्रिटिश शिक्षा से पूछा जाता है, पहला गवर्नर जनरल कौन था? या उसको चलो मारो गोली, वो तो फिर जीएस में घुस जाएंगे। चलो सीधे आ जाओ अपने, पहले हम लोग शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में पहले पढ़ लेते हैं, नहीं फिर घुस जाएंगे जीएस में तो फिर जीएस से चलती रहेगी। चलो आओ, पूछा जाएगा तुमसे कि भारत में पहली बार मदरसे की स्थापना किस अंग्रेज शासक ने की थी? तो बता देते पहले ही, वॉरेन हेस्टिंग कह देना चाहिए था, है ना। ये होता है रट्टाफिकेशन, कि वही क्वेश्चन तुमका उत्तर मालूम है लेकिन प्रश्न पूछ लेते हैं तो कोई नहीं बोलता है, और नाम ले लेते हैं तो सब बताने लगते हैं। वॉरेन हेस्टिंग लिख लो, वॉरेन हेस्टिंग 1781 में वॉरेन हेस्टिंग महोदय ने
मदरसा खोला था? कहाँ खोला था ये पूछा जाता है। कलकत्ता में खोला था, ठीक है, कलकत्ता में मदरसा खोला गया था। ठीक, इतनी बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चा, क्वेश्चन ये है, पूछा जाएगा भारत में जब उधर मदरसा खोला गया, ठीक है, देखो अंग्रेज हर तरीके से काम किए तोड़ने का भारत को। पहले अंग्रेज आए यहाँ पर, देखे समझे गए यहाँ बड़ी मतभेद है, बड़ी भाषाएं हैं, बड़ी जातिवत यहाँ पर दिक्कत है, और यहाँ पर सब धर्मों के लोग हैं और कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की मानता नहीं, हर आदमी दूसरे को क्या लगा है, टांग खींचने में लगा है, अशिक्षा चरम पर है, और इनको तो जिंदगी भर हम लोग अपना नौकर बनवा सकते हैं। इनसे मसाले का सौदा क्या करना है यार, ये तो खुद ही हमारे गुलाम है, हमारे लिए खेती करेंगे, हमें टैक्स भी देंगे और हमें साथ में मसाला भी फ्री में देंगे और हम उसको लाखों में बेचेंगे वहाँ। यानी ये तो इस लेवल के लोग हैं, इनकी तो कोई कैटेगरी ही नहीं है, ऐसा सोचे वो लोग। ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया कि भारत में जो है आना शुरू किया। अब भारत में आए, भारत में तोड़ना शुरू किया। जब भारत में कुरीतियों से पहले तोड़ा, फिर जब कुरीतियों से तोड़े, फिर तोड़ते गए, तोड़ने के बाद जब तब भी नहीं पाए तो फिर 1857 का विद्रोह हुआ। जब 1857 विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद कहीं अब क्या किया जाए, तो कहीं अगर ये एक हो गए, सारे रेगुलेटिंग एक्ट बंद हो गए थे आना, पता है 1857 के विद्रोह में। खाली इतने लोग खड़े हो गए थे कि आओ लड़ो, आओ लड़ो, आओ लड़ो, आओ लड़ो, आओ लड़ो। उधर मंगल पांडे के चेले सब कहीं हम भी लड़ेंगे, आओ आओ लड़ो। उधर मंगल पांडे ने बिगुल बजाई दिया था, ह्यूज को गोली मार दी थी, सीधे सीधे खड़े हो गए, आओ तुम्हें चर्बी वाली गोली चलवा रहा हूँ, लो गोली, तुम धाए से मारे उनके, उड़ गए वहीं पर, वही जगह पर फांसी दे डाली उनका, कहीं ना विद्रोह, सब जने विद्रोह काटे। और इतना गजब का विद्रोह हुआ कि भाई साहब रेगुलेटिंग एक्ट बंद गए, कहीं कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा। इसी इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी के पास कैनिन ने घोषणा पत्र पढ़ा था महारानी का कि भाई साहब हम कसम खाते हैं, 1858 की बात है, हम कसम खाते हैं कि हम यहाँ पर किसी भी राज्य पर अटैक नहीं करेंगे, कोई भी यहाँ चार्टर एक्ट नहीं आएगा, किसी की क्षेत्र को नहीं अधिकृत करेंगे, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं हम चलाएंगे ज़्यादा फालतू का, हमको माफ़ करो। समझ गए, ये हुआ था। अगर कायदे से उसमें सब एक होकर लड़ लिए होते ना तो इस 100 साल ना लगते। 100 साल में भारतीयों को इस तरह तोड़ा है अंग्रेजों ने, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गए अपनी जाति धर्म पे आ गए। देखो बंगाल का विभाजन कराने लगे, उधर कांग्रेस की स्थापना करेंगे, देखो धर्म वाले के प्रति उठ रहे, तुम भी कांग्रेस की स्थापना करो। उधर कांग्रेस की स्थापना कराया, उधर बंगाल का विभाजन कराया मुस्लिम बाहुल का, और बताया कि तुम भी बनाओ मुस्लिम लीग, लो मुस्लिम लीग उधर बन गई। धर्म पे तोड़ने लगे, अंग्रेज गए, अब वही जो है सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहे हैं धर्म और जाति के नाम पे। कॉन्सेप्ट वही है, गुलाम हम हैं, कॉन्सेप्ट सिर्फ वही है। बस पहले वो लोग, अब हम लोग इतना खुन्निया है कि देखो वही वायसराय को बैंड बाजा वाली बारात वाली वो पहनाते हैं ड्रेस, जो गवर्नर जनरल की जो ड्रेस हुआ करती थी पहले, वो अब हमारे यहाँ बैंड बाजा वाले भोंपू पिपीहरी बजाते हैं पहन के। नहीं बजाते, बजाते भाई, कभी देखो लाल वाली पहन के आते हैं, हेलमेट लगा के, ऐसे झालर रहता है, वही है गवर्नर जनरल, उनका ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस। ठीक, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। चलो देखो, तो पूछेगा अगर उन्होंने मदरसे की स्थापना की थी तो भारत में किसी ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की थी। तो भारत में पहली बार संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लिख लीजिएगा जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन, प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। भारत में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन, ये 3 काम जरूर बहुत प्रमुख हुए थे। और उसी समय एक कॉलेज और खोला गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज। ये प्रश्न सीधे एजुकेशन में पूछे जाएंगे, सीधे हजारों बार पेपर में पूछेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े, इसलिए हम ये ढूंढ कर ला रहे हैं आपके लिए। एक व्यवस्थित नोट्स बना लेना, बता रहा हूँ एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किसी भी परीक्षा में, तुम हिंदुस्तान की परीक्षा में एजुकेशन से संबंधित बैठ के देख लेना, चाहे पेडोलॉजी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका दर्शन शास्त्र हो शिक्षा से संबंधित, चाहे आपका चाइल्ड साइकोलॉजी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी लर्निंग थ्योरीज हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न आपका लगेगा। ठीक है, क्या काम है यहाँ पे? एक कॉलेज बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, लिख लो, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। अच्छा, कभी कभी सन पूछ लेता है, तो ठीक 10 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी, लिखना 1791। ठीक है,
1791 और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये सन जरूर याद रखना, पूछे क्योंकि ये संस्कार ये मतलब आपका जो स्थापना किया गया था ये आपका वहीं बिहार में किया गया, ठीक है, तो ध्यान से भाई बात। विलियम फोर्ट कॉलेज का काम क्या, देखो ये नहीं पूछता कहाँ हो, ये पूछेगा कि किसने किया था और काम क्या था, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी इसलिए क्योंकि जो अंग्रेज शासक विदेशों से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, जो भी अंग्रेज शासक विदेशों से आते थे उनको भारत के बारे में थोड़ा समझा दिया जाए कि यहाँ का इलाका कैसा है। जैसे मान लीजिए कोई चौकी इंचार्ज आता है तो पहले उसको पहले वाला चौकी इंचार्ज बता देता है कि यहाँ का इलाका कैसा है, ये कौन कौन लोग यहाँ पे क्राइम में हिस्ट्री सीटर में है, कैसा माहौल है, कैसे आपको हैंडल करना। उसी तरीके से आपका कोई भी हो व्यक्ति हो अपनी गद्दी छोड़ता है तो दूसरे को समझा के ही जाता है भैया ऐसे काम करना। तो यहाँ पर जो भी अंग्रेज शासक आते थे उनको ट्रेंड किया जाता था कि भारतीय कैसे हैं, उनको कैसे डील करना है, उनको एक विशेष शिक्षा दी जाती थी। समझ गए? तो लिख लो फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट मिटा दें इसको। चलो अब आगे हेडिंग डालूं 1813। अब शुरू करते हैं, शिक्षा में घुसते हैं सीधे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, शिक्षा में घुसना जरूरी है। 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश शिक्षा के अंतर्गत था। 1813 का चार्टर एक्ट या घोषणा पत्र लिख सकते हैं। का चार्टर एक्ट। सीधा प्रश्न लपेटो, एक क्वेश्चन तुमको इस बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना। एक क्वेश्चन सुपर टेट में 110% मिल जाएगा और ज़्यादा चीज़ बताऊंगा नहीं, केवल 2 से 3 चीज़ें बस, वही में से आ जाएगा। ठीक, पहली बात, चार्टर एक्ट के बारे में आप क्या जानते हो? रट्टा मारना नहीं है। चार्टर एक्ट कौन सी बला है? मैं आपको बताऊं चार्टर एक्ट क्यों आए? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। चार्टर एक्ट कुछ नहीं होते, एक नियम होते हैं जो विदेश से बना के भेजे जाते थे और इन्हीं नियम के अधीन यहाँ पर क्या होगा, कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, चाहे वो वायसराय हो, जो भी हो। तो नियम बन के आते थे, उसी नियम के अधीन काम होता था, इन्हीं को चार्टर एक्ट बोला जाता था और ये हर 20 साल पे आते थे, हर 20 साल पे। चलो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री बताओ। भारत में BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? बताओ भैया, बताओ। ये नोट डाल के किनारे बनाना, थोड़ा हमारा नोट डाल के थोड़ा किनारे बनाते रहना, क्योंकि अतिरिक्त चीज़ है ना, ये भी आपको आनी चाहिए, पेपर में आ जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई, क्या बताओगे? हमने पूछा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई थी? 1606 में, 1606 में। और स्थापना हुई थी ब्रिटिश इंडिया की कंपनी की 1600 में। लिख लो, आधे बच्चों को ये नहीं पता है, गलती कर देते हैं, लिख लो 1600 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1606 में भारत में स्थापित हुए थे, भारत में आके स्थापित हो गए थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहानी तो जानते ही होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, नहीं जानते हो? जानते हो थोड़ा बहुत कि नहीं जानते हो? बताओ भाई। जानते हो कुछ कि नहीं जानते हो? चलो, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। समझ गए? इतनी बात तो जानते ही हो। ठीक, देखो ये है आपका, यहाँ पर जो है, यहीं पर आपका जो है, ये यही है पूरा यूरोप। यही इतने हिस्से के लोग ही हमारे हिंदुस्तान में तबाही मचाए थे। ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा, ना पता हो तो नोट बना के लिख लेना। ये भी छोटा सा संक्षिप्त इतिहास है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ठीक, और शिक्षा तो समझ में आएगी आएगी। यहाँ से लोगों का आवागमन शुरू हुआ। इतना तो पता ही होगा कि सबसे पहले कौन भारत की खोज किया? बताओ। सबसे पहले एक आदमी निकला यहाँ से और वो एक पुर्तगाली था।
नाम था उसका बार्थोलोम्यू डियाज। लिख लो नाम इसका, बार्थोलोम्यू डियाज। लिखो नाम, हम बताते चल रहे हैं। बार्थोलोम्यू डियाज नाम था इसका, ठीक। ये निकला समुद्र के रास्ते जहाज लेकर और ये बढ़ता रहा। इसने भारत के बारे में सुना था कि भारत वाले जो है बहुत बढ़िया जो है मसाला है और चटपटी चीज़ें ये लोग खूब बनाते हैं। ये लोग नॉनवेज खूब खाते हैं, ठीक। और नॉनवेज में मसाला इनके यहाँ होता नहीं, ठंडे प्रदेश है, यहाँ मसाले खेती हो नहीं पाती है। अब नॉनवेज और सादा मज़ा नहीं आएगा, नॉनवेज सादा कोई खाएगा नहीं खा सकता, तो नॉनवेज चटपटा मसालेदार होना चाहिए। तो इन्होंने सुना था कि भारतीयों के बारे में कि वहाँ मसाला खूब होता है। और अरब देश वाले, यहाँ पर अरब है, व्यापार उस समय भी चलता था, ये अरब वालों से व्यापार होता है और अरब वाले आके यहाँ बेचते हैं दुगने तिगुने दामों पर। कितने दामों पर? दुगने तिगुने दामों पर बेचते हैं। तो इन्होंने कहा कि यार कुछ पता किया जाए। तो ये ढूंढते ढूंढते आया, लेकिन आते आते इसकी ये निराश हो गया और निराश होकर यहाँ पर रुक गया। तो पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के नीचे, ठीक, यूरोपियों या पुर्तगाली यूरोपियों के द्वारा ढूंढा गया भारतीय मार्ग का पहला स्थान कौन सा था? केप ऑफ गुड होप। क्या नाम था इसका? केप ऑफ गुड होप। ये पहला रास्ता था यहाँ तक का। यहाँ के बाद का सफर किया था वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा के बाद कौन आया? वास्को डिगामा के बाद कौन आया? वास्को डिगामा कब आए थे भारत? 1498। दोबारा कब आए? जब उनको मलेरिया हो गया था, मर गए थे वो। आज भी गोवा में उनको, केरल में उनकी समाधि बनी है। आज भी केरल में ट्रेन चलती है, वास्को डिगामा एक्सप्रेस, उनके नाम पे। बताओ 1506। ये दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी परीक्षा की डेट से। अभी रुक जाओ, बताता हूँ। पहले इनका नाम लिख लिया हमने। इन्होंने एक स्थान की खोज की थी। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था? केप ऑफ गुड होप लिख लो। केप ऑफ, जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड होप किसने खोजा था? ये अफ्रीका के सबसे नीचे हिस्से पर है, ठीक है। आज भी बहुत फेमस है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप, बहुत टूरिस्ट प्लेस बना दिया इसको, केप ऑफ गुड होप, ठीक। क्योंकि भारत को खोजने में पहला इनको यही रास्ता मिला। चलो, यहीं से वापस लौट गया, इसने नहीं खोज कर पाया। उसके बाद एक व्यक्ति और निकला स्पेन से निकला और इसका नाम था कोलंबस, ठीक। और आपको पता होगा बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुने होंगे, या तुम ये सुने हो अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप का नाम तो सुनो, भैया उस दिन पढ़ा भी रहे थे। अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अंधेरिया जाता है आदमी। तुमने सुना होगा, कई बार सुना होगा, जहाज गायब हो जाते हैं, हवाई जहाज गायब। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुने होंगे, और बरमूडा ट्रायंगल यहीं पर है, इसी जगह बरमूडा ट्रायंगल है। कहते हैं इसके ऊपर से जो भी चीज़ जाती है वो गायब हो जाती है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गर्म हवाएं बहुत चलती हैं, कोहरा रहता है, कुहासा रहता है। इसी चक्कर में तो वो घुस गया था टाइटैनिक जो टकराया था वो इसी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जलधाराएं आती हैं, ऊपर से एक जलधारा, नीचे से जलधारा। सुने होगे गल्फ स्ट्रीम का नाम सुनोगे, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो कुहासा हो जाता है, नीचे गर्म ऊपर ठंडा, तो धुआं उठेगा ऊपर कि नहीं उठेगा? कुछ दिखाई नहीं देगा हम कहाँ घुस आए। उसी में तो टाइटैनिक घुस गया था हमारा, लड़ गया था नीचे से। तो ये वाला जो इलाका है, यहाँ से निकले और ये भाई साहब भटक गए, पहुँच गए कहाँ? ये पहुँच गए अमेरिका। कहीं यही है इंडिया, अमेरिका का इंडिया बना दिए। फिर भाई साहब एक पुर्तगाली और निकला, नाम था उसका, सेकंड नंबर पर लिख लो, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ठीक है। और ये स्पेन के रहने वाले थे, ये इस पुर्तगाली नहीं थे, स्पेन, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आए वास्को डिगामा जो है यहाँ तक तो पहुँच गया, केप ऑफ गुड होप के पास तक। इतना तो रास्ता पता ही था पहले से ही, क्योंकि बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है पहले खोज रखा था इतना रास्ता। अब यहाँ पर जब पहुँचे तो इनको ये पता था कि हिंदुस्तानी जो होते हैं वो सलाह और राय देने में बहुत आगे होते हैं। इनको इतना मालूम था कि हिंदुस्तानी आदमी तुम बस एक समस्या धरो, 10 प्रकार के सलाह दे देगा, ठीक। और सुनो,
उस जमाने में इसी जगह पर व्यापार यहाँ चलता ही था, तो यहीं इसी केप ऑफ गुड होप पर एक गुजराती आया था यहाँ से, बताते हैं ऐसा इतिहास में लिखा है, गुजराती यहाँ पर था। और गुजराती आदमी जानते हो व्यापारी एक नंबर का होता है, बिल्कुल अपनी तरफ से व्यवहार कुशल। तो ये इनको देख रहा था, और हिंदुस्तानियों की बीमारी होती, किसी को हैरान परेशान क्या हुआ, अगर थोड़ी देर तुम आंख मिला दी तो ऐसे कहीं क्या दिख रहा है, कोई दिक्कत क्या है, वो मतलब इतने सत्तारी हैं यहाँ के लोग, मतलब टाइम फालतू टाइम उनके पास कि वो अपने से ज़्यादा दूसरे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते कि दूसरा, जैसे कोई घर में कोई जा रहा है, ये इनके घर में क्यों जा रहे हैं, ये इनको पहले तो कभी नहीं देखा हमने इनको, तो तुम क्या देखने के लिए बैठे हो। अपने हिंदुस्तान में बीमारी है ये वाली, है ना, अपने में कम दूसरे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये भाई साहब थे, तो ये इनको देख रहे थे, ये हमारे पढ़ने में लिखे थे यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, यहाँ के लोग ऐसे होते, मतलब रास्ता ढूंढ रहे थे, बहुत खोज कर रहे थे। उतने में इन्होंने जो है इनको देख लिया, और जैसे ही देखा इनसे बातचीत, कहीं तुम कहाँ जाना, कहीं मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, तो कहीं अच्छा इंडिया जाओगे, कहीं ये सीधे चले जाओ, एकदम सीधे चले जाओ, इंडिया हिंदुस्तान पहुँच जाओगे। तो कहीं सीधे, कहीं पागल वागल क्या, कहीं जंगल में भिजवा देगा, तो समुद्र में कुछ चारों तरफ दिखता नहीं है, वहाँ हमको उस समय ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था जितना आज है, कहीं पता कहीं लड़बड़ जाएगी जहाज वहाज लेके तो और आफत है, कहीं अच्छा कहीं चलो। फिर इन्होंने क्या देखा कि किसी तरह माने इनकी बात और प्रयास किया, हिम्मती तो थे ही, बढ़ते रहे, अंत में जाके कहाँ पहुँच गए, हिंदुस्तान। आगे की स्टोरी तो इतिहास वाली पढ़े ही होगे, कालीकट केरल, जिसको कोची बंदरगाह जानते हो ना, कोची बंदरगाह बहुत फेमस है, ठीक है। पहुँच गए केरल में इनका स्वागत हुआ, स्वागत में ये आए, कहीं वहाँ दिखाई ऐसे मसाला वसाला दिखाई, हम नाम नहीं लेंगे जमूरिन पमूरिन का, नहीं तो फिर बहुत देर जीएस हो जाएगी, खाली क्लाइमेक्स समझो, मॉरल ऑफ स्टोरी समझो, ऐसे दिखाएं कहीं मैं ये लेने आया हूँ। अच्छा जब यहाँ भारत में कहीं यार इमन ना कोनो बग्घी है ना कोनो हिलावे वाला है, ये साला कैसे चला आ रहा है, सर 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 ये कैसे चला रहा है। और जहाज पहली बार हिंदुस्तानी जहाज देखे थे ऐसा कि उसमें है क्या, इसी जहाज में क्या खास बात है। अब वो जहाज आके बिल्कुल इनके लग गया, तो ये लोग भाई उतरे, तो सबने कहा भाई हिंदुस्तानी जानते हो हमेशा अतिथि देवो भव, हम लोग हमेशा अतिथियों क्या करें, स्वागत ही, कभी ये नहीं कोई आ रहा तो भाई के ऊपर अटैक कर दे, ऐसा नहीं था। आए भैया उनका स्वागत हुआ, देखिए कि बड़ा स्वागत सरकार पाए, मसाला वसाला जो है इनको दिया गया और लेके जाने। अच्छा ये था अंग्रेज जानते हो बहुत चालाक होते, थोड़ी दूर तक तो वापस आया, फिर सोचा यार हमका इतने मसाला नहीं है, क्यों ना एक इनके पास लकड़ी जहाज है, इन्हीं सब धरे रहते हैं, इसने पैसा खर्चा किया, एक जहाज खरीदा, उस जहाज में अलग से मसाला खरीद लिया और उसको भी बांधा और लेके चला गया। कब आया था वास्को डी गामा, लिख लेना, कब आया था, हैं 1700 कंफर्म, चलो लिख लो 1498, और वापसी कब की थी इसने, 1506 में। ये दो निर्णय बहुत याद रखना, बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। 1506 में वास्को डी गामा, हम आपको भूमिका बना दिए, बाकी जीएस पढ़ लेना। 1498 में वास्को डी गामा आए, और उसके बाद फिर 1506 में वास्को डी गामा ने दोबारा फिर धाबा बोला। क्यों बोला जरा ध्यान देना, जब यहाँ से वापस गया और इसने मसाले बेचे तो 100 रुपये का मसाला इसका कम से कम 2000 का मिला, बिका वहाँ पे 100 रुपये का मसाला 2000 का बिका, 60 से 65% मुनाफा। ये कहीं यार ये तो बड़े गजब की चीज़ है, कहीं चलो धीरे धीरे ये आना शुरू किए, आते गए राजाओं से मिले, इनसे मिले, धार तिजर सबसे मिलते गए, बड़े राजा से मिले, छोटे पे देखिए एक राजा दूसरे राजा से खुनियान बैठा है, वो कह रहा हम अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे, वो उसको जगह नहीं दे रहा। अब जो राजा इनको जगह नहीं दिए और उनकी दूसरे दुश्मनी थी, विरोधी जाके मिल गए, कहीं हम तुमको बंदूक देंगे, मार दो इसको, काम खत्म, फूट डालो, राज करो, दूसरे को औजार दे दे के गोली चलवाते रहे, पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे फैलने लगे। और आपको पता है यहीं पर इन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का मॉडल स्टोरी है और इसका काम था सिर्फ व्यापार और सिर्फ व्यापार करना। इसी बीच एक चार्टर एक्ट आया अंग्रेजों का 1813। ये चार्टर एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपना शासन करेगी। दोबारा पूछ लें, एक बार में जवाब दे देना, और नहीं बता पाए ना दोबारा तो फिर समझ लेना जो इतनी देर समय बर्बाद किए हो ना, हमारा कुछ नहीं गया, आप ही का समय गया, हमारा कुछ नहीं गया, हमने तो आपको मेन चीज़ बता ही दी। अब सुनो, 1813 का जो चार्टर एक्ट आए थे, वो ये चार्टर एक्ट एक नियम होते थे जो इन्हीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था, सर्वाइव कराने के लिए डाले जाते थे। अब आया 1813 का चार्टर एक्ट, तो प्रश्न सीधे पूछेगा आपसे। अच्छा 1813 का चार्टर एक्ट से बगल में लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना, एक चार्टर एक्ट है 1773। ये पहला चार्टर एक्ट था अंग्रेजों का, पहला चार्टर एक्ट। इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इसको लिखा दे रहा हूँ बगल में। 2 ही क्वेश्चन आज तक बने हैं आपकी वनडे एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन ये होगा कि भारत में देखो
महात्मा गांधी यहाँ पर सक्सेसफुल क्यों हुए थे हम वो भी आपको बताएंगे। कारण ये था कि जिस ज़माने में महात्मा गांधी यहाँ वापस आए थे हिंदुस्तान, उस ज़माने में हिंदुस्तान में दो चीज़ों की बड़ी कदर होती थी, एक तो पुलिस, दूसरा कोर्ट, और तीसरा पुलिस की तो चलो बाद में है, कोर्ट और वकीलों की बहुत इज्जत थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी अंग्रेजों ने, तो कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय हिंदुस्तान में। तो 1773 की अगर बात करें तो, और महात्मा गांधी जी जानते थे, LLB किए हुए थे, उनको अच्छा नॉलेज था, ठीक है। तो 1773 की बात अगर करें तो 1773 में दो चीज़ें ज़रूर याद रखना। पहली चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। और सुनो, जो गवर्नर था उसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ था 1773 में, समझ गए? 1773 में गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर को ही उपाधि दे दी गई गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल, ठीक। बाद में बहुत तमाशा हुआ, ये गवर्नर जनरल है, ये स्वतंत्र हो गया और ये खूब बदतमीजी करने लगा, जिससे मन करता था उस पर अटैक कर देता था, जिसको चाहता था उसको मार देता था, जिससे चाहता था उससे संधि कर लेता था, जिससे चाहता था उस पर लगान लगा देता था, कर उसूलने लगता था, तानाशाही शासन चला, हिटलरवादी। ये बात रानी को पता चली, वहां रानी ने कहा ये गलत है। रानी ने तुरंत जो है पिट्स एक्ट, इसी पर पिट्स एक्ट आया था, सारे अधिकार छीन लिए थे गवर्नर जनरल। लिखना चाहता तो लिख लेना पिट्स एक्ट, तो याद रहेगा पिट्स एक्ट। चलो आगे सर से पढ़ना आगे। हम 1813 बताए, क्वेश्चन ये बनते हैं परीक्षाओं में लगातार बैक टू बैक पूछे गए। तो 1813 चार्टर एक्ट तो बहुत बाद में आया था। सबसे पहला चार्टर एक्ट क्या था? 1773। ये क्यों आते थे? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को नियम बताने होते थे, ऐसे ऐसे काम करो, सर्वाइव करो। चलिए 1813 का चार्टर एक्ट आया, इसमें प्रमुख बात हमारी ब्रिटिश शिक्षा की ये थी, ये इंपॉर्टेंट था शिक्षा के दृष्टिकोण से। 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहली बात की गई कि भारत वालों को 1 लाख रुपया भारत की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए अंग्रेज खर्चा करेंगे और भारत के साहित्य, भारत के धर्म ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 1 लाख रुपया शिक्षा करेंगे, खर्चा करेंगे शिक्षा पर। समस्या ये थी कि जो जियो वहां से बनकर आया था, उस जियो में ये स्पष्ट नहीं था सही तरीके से कि 1 लाख रुपया किस पर खर्चा किया जाएगा, स्पष्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि जियो होता है, लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं, और आप लोगों से बेहतर जियो के बारे में कौन तोड़ सकता है। एक जियो आता है तो सबसे पहले तो भर्ती बाद में होती, पहले वो कोर्ट चला जाता है। कोई कहता है ऐसे होगा, कोई कहता है वैसे होगा, कोई कहता है ऐसे होना चाहिए, कोई कहता है इसमें ये नहीं लिखा। अगर गलती से वो डेट ना डाले ना कि किस डेट तक के अभ्यर्थी हो, तो कहो जो उन्हें लोग साइट कोर्ट में जाके साइट खुलवा के अपनी अंदर एंट्री मार दें। अगर उसमें लिख दे कि फलानी डेट ना पड़े, और 15,000 एक भर्ती आई थी, उसमें यही गलती हो गई थी, कोर्ट में डेट नहीं डाली थी जियो में कि इस डेट तक के लोग आहार हैं। लोग उसका ध्यान से पढ़े बाद कहें यार वाकई में हम तो डिग्री पास कर लिया, TTU पास हो गया, नहीं यार मैं कहूँ लिखा भी नहीं, चलो कोर्ट गए, कहीं ना महारता रखते हैं, अंदर करो। कहाँ 15,000 लोग, 10,000 15,000 वैकेंसी, 10,000 लोग, एकदम से फाट पड़े प्राइवेट वाले 36,000 लोग, 15,000 वाले मुइन ताकत रह गए। कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है ये योग्य है, इनको अंदर करो, खोलो साइट। खोल दी गई 15 दिन के लिए साइट, काम तमाम हो गया। उसके बाद सुनो, प्राइवेट वाले और आ गए, उसमें सब घुसते चले आए, और भर्ती का क्या हो गया, भंडारा हो गया। फिर उसके बाद 16,648 आई, घावों पे जख्मों पे मलहम लगाने के लिए 16,648। उसमें भी देखो कहीं 0 जनपद है तो हमको जिला वरीयता दो, कहीं ठीक 12,460। आज उदाहरण पढ़िए कि पहले में तो जिला वरीयता चली, दूसरे में जिला वरीयता नहीं चली, वो भी कोर्ट में चला गया। 72,825 तो एग्जाम्पल था ही बहुत बड़ा, आज भी चला आ रहा, तो कोर्ट में चला ही जाता। तो इसी भी जियो जो आया, जियो में स्पष्ट नहीं था कि शिक्षा पे कहाँ खर्चा होगा, भारतीय शिक्षा पे खर्च होगा या भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। कंफ्यूज कर दिया शिक्षाविदों ने। अब जो कंफ्यूज हुआ तो यही, अच्छा ये 1 लाख दिया क्यों गया था, ये कॉन्सेप्ट किसका था? तो एक सिद्धांत दिया था हमारे मैकाले साहब ने, लिख लो। मैकाले साहब का एक थ्योरी था, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिख लेना, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये पेपर में 50 बार पूछा गया है, आपकी सुपर टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत,
बोला गया था जो 1 लाख रुपया है ये हम अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत पर वर्क करेंगे, उच्च वर्ग से उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे तो वो निम्न वर्ग तक अपने आप टपकते टपकते पहुंच ही जाएगी। समझ गए बात को? मतलब अगर किसी प्रशिक्षित तो बड़े तबके के लोगों को अगर हम ये शिक्षा देंगे, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा, तो वो स्वाभाविक सी बात है अपने से परिवार के लोगों को देगा, अपने उसके परिवार के लोग उसके परिवार को देंगे, फिर धीरे धीरे नीचे तबके तक किसी राजा को अपने हैंडल में ले लेंगे, राजा प्रजा तक पहुंचा देगा। ठीक जैसे अपने यहाँ चलता नहीं स्कूल चलो अभियान, कब आया था स्कूल चलो अभियान? बहुत बार पूछा गया पेपर में क्वेश्चन, बिल्कुल 1 नंबर का सुपर टेट में आने का प्रबल दावेदार है। जुलाई 1996, ना पता हो कहीं ऊपर हाशिए में लिख लो, 50 बार इंडिविजुअल भौकाली क्वेश्चन है, बिल्कुल जहरीला क्वेश्चन लिख लो, बिल्कुल लिख लो आगे जहरीला क्वेश्चन। कुछ ऐसा लिखो जो क्रिएटिव हो, रचनात्मक हो, तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि हम अगर रेडीनेस पर काम नहीं करेंगे तो फिर थॉर्नडाइक का सिद्धांत फेल हो जाएगा। हम जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं है वो चीज़ हमें दुनिया में कोई सिखा नहीं सकता, और जिस चीज़ के लिए हम तैयार हैं वो दुनिया में हमें करने से कोई रोक नहीं। जैसे कहते हो यहाँ थूकना मना है, थूकेंगे, जो करना कर लो। हैं क्या चीज़? 2-3 डेटें थी उनमें समझ जाएगा, खाली सन याद रखेगा। सन पूछता है जुलाई। और अब देखिए अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन बन गया, स्कूल चलो अभियान अभी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। पूछा जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया योजना कार्यक्रम अभी रिन्यूअल चला गया है, तो बताएगा स्कूल चलो अभियान सबसे पहले कहाँ? गोरखपुर में। किसने किया था? मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी ने। ठीक है, चलिए उच्च अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत हो गया। अब सुनो, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने वहां बता दिया था, बता के चले आए, काम खत्म हो गया। अब सुनो, जो 1 लाख रुपया है इसमें हो गया यहाँ हिंदुस्तान में तमाशा। कुछ जने कहें ये अंग्रेजी शिक्षा खमसा करो, कुछ जने कहें फलाने में करो, लेकिन क्योंकि इसका एक कारण यह था कि इसी में नीचे एरो मार के एक चीज लिख लेना, ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी लिख लेना बच्चा, ईसाई मिशनरी को जरा हाईलाइट कर देना। देखो ऐसा नहीं था कि ईसाई मिशनरी भारत में क्यों आए थे, हम आपको बताते हैं, सुनिए। ईसाई मिशनरियों का सिर्फ एक उद्देश्य था कि भारत में जो शिक्षा होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय पद्धति में ही होनी चाहिए, ये इनका निश्चयबद्ध सिद्धांत था। तो हिंदी में नीचे एरो मार के लिख लो, भारत में शिक्षा का माध्यम यूरोपीय पद्धति। सीधा पूछा जाता है ईसाई मिशनरियों का क्या उद्देश्य था? भारत में शिक्षा का माध्यम यूरोपीय पद्धति, भारत में शिक्षा का माध्यम यूरोपीय पद्धति, भारत में शिक्षा का माध्यम यूरोपीय पद्धति, भारत में शिक्षा का माध्यम यूरोपीय पद्धति। ठीक है, अब सुनो, ऐसा नहीं था कि भारत में ईसाई मिशनरी पहले बार आए थे। ईसाई मिशनरियों का एक और काम था, धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये काम भी इनका था, लेकिन भारत में इनको शिक्षा की यूरोपीय पद्धति में कन्वर्ट करवाने के लिए भी और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। ईसाई मिशनरी आए बहुत चोरी छिपे आते थे, खुला आज़ादी नहीं थी कि आप जाके हिंदुस्तान में प्रचार करने लगो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ बैठी हुई थी और पूरा सब लिखित होता था, इतना आदेश नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती रही, चोरी छिपे चलता रहा, लेकिन बाद में जब 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें खुला आज़ादी दे दी गई कि अब यूरोप से कोई भी ईसाई मिशनरी जाके वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो पहली बार 1813 में ही ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दे दी गई थी। इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन कब हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट के अनुरूप। ये क्वेश्चन बना है हजारों बार, जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ यही पेपर में पूछे जाएंगे, और ये नहीं आए तो फिर आपके पेपर में और कुछ आएगा भी नहीं। फिर वो सीधे पूछ लेगा कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पे। बस बहुत चौड़ी आएंगे तो यही सब क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, और नहीं तो फिर वो तो हमारे शिकंजे में है ही, उसमें कोई मतलब है नहीं उनका। ठीक है, चलिए, धर्म के प्रचार पर ईसाई मिशनरी आए और ईसाई मिशनरी ने धर्म प्रचार प्रसार कर रहे थे, शिक्षा का प्रचार कर रहे थे। उधर क्या है, 1 लाख रुपया भी आ गया, लॉर्ड मैकाले ने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत भी दे दिया। अब यहाँ पर तमाशा शुरू हुआ, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। हिंदुस्तानी और अंग्रेजी शिक्षा पर क्या हो गया? तमाशा शुरू हो गया। ठीक है, लिखो, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ये बहुत बड़ा कर्मकांड था, इसी ने तो सब डुबो दिया। ये आया और इसने क्या किया? विवाद उत्पन्न कर दिया। अब विवाद जब उत्पन्न हुआ तो विवाद तो चल ही रहा था कि विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब कंट्रोल में नहीं था। तो उसी बीच एंट्री मारते हैं एक हमारे महानुभाव जिनका नाम था लॉर्ड
मैकाले। अच्छा सुनो, हाँ लॉर्ड मैकाले आए। अच्छा सुनो, अगर पूछे तुमसे कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था तो भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बताओगे? जब ये विवाद हुआ था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी देखो कैसे बताता हूँ, लिख लो, यहाँ पर लिख लेना, बगल में ऊपर लिख लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत हुआ था, याद है? तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही तो थे उस समय। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829। तो कौन बहुत दूर है? 1834 35। समझ गए? ये थे तब यहाँ पर, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब सुनो, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि यहाँ आया और इसने देखा और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करना शुरू किया। तो प्रश्न पूछा जाता है, लॉर्ड मैकाले ने जो है यहाँ पर क्या दिया था? एक घोषणा पत्र दिया था, और उस घोषणा पत्र का क्या नाम था? लिख लो, कब आया था घोषणा पत्र? घोषणा पत्र लिख लो, मैकाले का घोषणा पत्र। मैकाले का घोषणा पत्र 1835 लिख लो। सन पूछा जाता है, डेट वेट नहीं पूछी जाती, ठीक है? डेट केवल महात्मा गांधी जी की पूछी जाती है। 2 अक्टूबर 1860 नहीं तो 1869 को क्या हमारी महान अंग्रेज शासिका नहीं आई थी यहाँ पे? नाम था उनका क्या नाम था उनका? अंग्रेज शासिका, महान अंग्रेज शासिका। महान लगा दिया तो समझो महान नहीं होगा, नाम नहीं बता पा रहे। अंग्रेज शासिका एक ही तो थी जिसको हम लोग याद करते हैं, मिस भी करते हैं। बताओ, एलिजाबेथ बता रहे हैं, एंजेला जोली ना बता देना कहीं। बताओ, हैं? विक्टोरिया। विक्टोरिया को काहे मिस करेंगे हम लोग? चलो हिंट देते हैं, बताओ वो कौन था जो भारत में स्वशासन की मांग कर रहा था? वो एक महिला शासिका थी। शासिका नहीं थी, महिला थी, लेकिन शासन पे तो थी। बताओ। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को नहीं जानते हो आप लोग? एनी बेसेंट बहुत अच्छी व्यक्ति थी। एनी बेसेंट ने ही जो है, एनी बेसेंट ने। अच्छा बताओ, चलो अभी बताते हैं, आगे बताते हैं। होम रूल लीग कब आया था? कौन बताएगा आपको? होम रूल लीग, जीएसबी चेक होती रहेगी। बताओ। 1906 में आया था। तो बंगाल का विभाजन, वो मुस्लिम लीग की स्थापना 19, तो फिर मुस्लिम लीग की स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना, तो फिर होम रूल लीग कब आया था? 1916। और याद रखना 1916 में जो होम रूल लीग हुआ था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलके, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, लिखना नहीं है, सुन लो, कान से सुन लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के, 1 नंबर में जीएस में आपको मिल सकते हैं, ठीक है? चलिए, और सुनो, एक जीएस यहीं से लिंक कर लो, 1860, वो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, 1916 कांग्रेस के अधिवेशन तुम लोगों ने खूब पढ़े होंगे, ठीक? सबके बहुत पूछे जाते हैं, और पूछा जाता है कि ये एनी बेसेंट जो है, ये किस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में बनाई गई थी? तो जस्ट इसके बाद 1916 के बाद 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष बना दिया गया था। समझ गए? तो 2 क्वेश्चन खोपड़ी में घुस गए, याद हो गए कि नहीं हो गए? 2 याद रखना, भूलना मत। होम रूल लीग, स्वशासन। हमारे भारत में स्वशासन का मतलब यह था कि अंग्रेजों को, इनको अपने घर में शासन चलाने दो, घर के ऊपर शासन मेरा, मोहल्ले में मेरा शासन, मोहल्ले के अंदर घर है, घर में तुम्हारा शासन, इतना तो इनको छूट देना चाहिए और होना भी चाहिए। तो स्वशासन की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है? और एनी बेसेंट का नाम एक और सुना होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। समाज सुधारक, धार्मिक आंदोलन पढ़ना है बच्चा, वहां पर यहीं से क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी। और पेन अपना सृजनशील बालक की तरह एक पन्ना रफली ऐसे हाशिया बना के रखा करो, जो उगला करे ना उसको किनारे क्रमबद्ध करते रहना। हो सकता है परीक्षा में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? एक भी चीज़ आपको अनइम्पोर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, इसलिए एक नोट साइड में बनाते रहना रफली, कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट मिले लिख लो,
याद भी हो जाएगा। पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावाटस्की, लिख लो मैडम ब्लावाटस्की, लिख लो ब्लावाटस्की, ब्लावाटस्की। पढ़ाऊंगा समाज सुधारक धार्मिक आंदोलन। मैं अब की संडे को कुख्यात क्लास होगी, ठीक है, जीएस की कुख्यात क्लास संडे को। खाना वाना लेके आना, डब्बा उब्बा। अगर तुमको जीएस पूरी अपनी खोपड़ी के अंदर बैठानी है, 40 में 30 क्वेश्चन हवा में करके आने, करंट को छोड़ के हवा में, खाली लोग खाली जीएस पढ़ना है, आप लगाना खाली कोचना, ठीक है। संडे को मुलाकात होगी, अब की तो नहीं हो पाई लेकिन अब की संडे को होगी। ब्लावाटस्की, और वही लोग आएंगे जिनके अंदर धैर्य हो बैठने का और समझने की इच्छा हो, ठीक है। रटंत वाले घर में आसन लगा के रटेंगे, समय नहीं बर्बाद करेंगे। ब्लावाटस्की को याद रखें। और कौन थे? आलकार्ट, लिख लो आलकार्ट, आलकार्ट, ठीक है। ये थे वो, ये फौजी थे, ठीक है, मेजर आलकार्ट, ठीक है। ये थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, ठीक है, समझ गए। चलिए, अच्छा अगर पूछे आपसे, यहीं पर लिख लेना, लिखना लिखो। अगर आपसे पूछे कि एंग्लो इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो क्या बताओगे? ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, सुपरटेट में। कठिन पेपर बनेगा तो यही सब क्वेश्चन होंगे। बताओ एंग्लो इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? लिखो एंग्लो इंडियन सोसाइटी, एंग्लो इंडियन सोसाइटी। नोट्स बनाते रहना। बहुत सी चीज़ें हम लिखते नहीं हैं बोर्ड पे, लेकिन हम बोलते बड़े धीरे धीरे हैं, आप आराम से कलम चला सकते हैं। एंग्लो इंडियन सोसाइटी पढ़ो ऐसा कि हजारों क्वेश्चन तैयार हो जाएं क्लास में, ठीक है। एंग्लो इंडियन सोसाइटी। नीचे एक और, अच्छा चलो इनका नहीं बता पाए, अब बताओ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखो, लिखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक। इसी के नीचे लिखो साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक, याद रखना तीनों के नाम। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक, भारत में सोचो साइंटिफिक सोसाइटी ना होती अगर सर सैयद अहमद खां ना होते। अंग्रेजों ने ऐसा ब्रेन वॉश किया इनको। ये आपके धार्मिक समाज सुधारक एवं आंदोलन का क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है, कहीं और से नहीं आए हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। क्या लिखा आपने? थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक। चलो लिखो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक, आत्मीय सभा के संस्थापक लिख लो राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ठीक है। आत्मीय सभा के संस्थापक लिख लो, ये सभा है धार्मिक समाज सुधार आंदोलन। निपटा देना एक क्वेश्चन, फोकट का मिलेगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चा? आएगा ना? आता भी है, नहीं आता? धार्मिक सुधारक आंदोलन कौन, किसने दिया ये वाला? आत्मीय सभा वाला राजा राम मोहन राय। कब दिया था? 1815, लिखो 1815। 1815 में क्या दिया था? 1815 में क्या दिया था? आत्मीय सभा का। और आत्मीय सभा का आयोजन क्यों किया गया था बच्चा? हमारे देश में जो कुरीतियों के बारे में अंग्रेज बात कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में, या कुरीतियों को हटा दिया जाए तो कुछ अच्छी बातें भी थी, उनके प्रचार प्रसार की बात की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। चलिए, हाँ एंग्लो इंडियन, यही सर सैयद अहमद खां। एंग्लो इंडियन स्कूल जो चल रहे हैं भारत में, वो उन्हीं सर सैयद अहमद खां की देन है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी बताते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा आपसे कि बताइए हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? लिख लो हिंदू कॉलेज, वहीं पे लिखो हिंदू कॉलेज। कॉलेज वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय, हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। 1817 हिंदू कॉलेज, 1817। 15 में आत्मीय सभा, 1817 में राजा राम। एक क्वेश्चन आएगा राजा राम मोहन राय से, या तो जीएस में या तो शिक्षा शास्त्र में, मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। और यही जो 5 बिंदु बता रहा हूँ यही आते हैं, ठीक है। 1817 में क्या है? हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। और हिंदू कॉलेज आगे चल के काहे में बना? प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया, ठीक है। चलिए कलकत्ता में है। अब सुनो, इसके बाद बहुत बढ़िया काम हुआ। 1822 में एंग्लो इंडियन स्कूल खोला। एंग्लो इंडियन स्कूल लिख लो, एंग्लो इंडियन, इसमें
यूरोपियों के साथ भारतीयों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले, ऐसे स्कूल जहाँ भारतीय शिक्षा को भी बढ़ावा मिले और यूरोपीय शिक्षा को भी बढ़ावा मिले, हिंदुस्तानी बच्चे यूरोपीय सभ्यता को भी सीखें। और सुनो, राजा राम मोहन राय यूरोपीय शिक्षा से प्रभावित थे, लेकिन वो इसलिए प्रभावित नहीं थे कि इनके प्रचार प्रसार में थे, वो इसलिए करना चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान में भी हम लोग यूरोपीय को जान सकें, उनका कॉन्सेप्ट अलग था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय यूरोपीय शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन इतने ज़्यादा समर्थक नहीं थे, जो उनका कॉन्सेप्ट अलग था। मतलब उनका मतलब था कि यार ये हमारे बारे में जाने, हम इनके बारे में, हमारे लोग भी जाने इनके बारे में। भाई जैसे इंग्लिश है, हम जानते हैं, आप जानते हो, तो आप सोचोगे वो भी जान जाए तो उनको कम्युनिकेशन में परफेक्ट हो जाएगा। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था, उनको गलत मत समझिएगा, ठीक है। तो यूरोपीय शिक्षा के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। एक लाइन किनारे डैश मार के लिख लेना, यूरोपीय शिक्षा पद्धति के क्या थे, समर्थक थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसीलिए एंग्लो इंडियन स्कूल खोला था 1822 में। बच्चा 1822 में एंग्लो इंडियन स्कूल खोला गया था। रट्टा मार लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 1822 में एंग्लो इंडियन स्कूल स्थापित कर दिए गए थे, और एंग्लो इंडियन स्कूल के बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। बहुत ज़्यादा, वेदांत का मतलब क्या होता है, ज्ञान का स्रोत, जहाँ से ज्ञान ही ज्ञान फूटे उसी को बोलते हैं वेदांत, ठीक है। हिंदी में आ जाए वेदांत का अर्थ है तो क्या बताओ, ज्ञान का स्रोत, जैसे ऊर्जा का स्रोत वैसे ज्ञान का स्रोत, ठीक है। वेदांतु ऐप भी चलता है एक पढ़ाने वाला, ठीक है। तो वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे, विवेकानंद। नोट डाल के लिए, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1825 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 राजा राम मोहन राय महोदय, ठीक है। और बगल में लिख लेना नोट डाल के, वेदांत दर्शन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत होना। वेदांत दर्शन, वेदांत कॉलेज याद हो गया तो वेदांत दर्शन भी रट्टा मार लेना। वेदांत दर्शन राजा राम मोहन राय, वेदांत दर्शन राजा राम मोहन राय। एक दिन आपका 100 हाँ विवेकानंद, एक दिन आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, शिक्षा शास्त्र प्लस धार्मिक सुधार आंदोलन, थोड़ा बहुत जीएस के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेंगे 100 क्वेश्चन, वो आप लगाइएगा, यही बैठिए, यही टेस्ट लेंगे, ठीक। और ये याद हो जाएगा आपको, क्लियर इतनी बात। चलो ये हो गया। उसके बाद राजा राम मोहन राय लिखो 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 ब्रह्म समाज, 1828 ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज के आगे लिख लेना आधुनिक शिक्षा। ये ब्रह्म समाज किस पर बल देता था, यही है यूरोपीय शिक्षा पद्धति। ऑब्लिक लिख लेना, ब्रह्म समाज में आधुनिक शिक्षा पर बल देते थे। यहीं पर राजा राम मोहन राय कहते थे कि ये जो आधुनिक शिक्षा है यूरोपियों की अच्छी है, इसको ग्रहण करना चाहिए, समझ गए, यहीं पर समर्थक हो गए। तो क्या लिखा आपने, आधुनिक शिक्षा। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, जो आधुनिक शिक्षा जो बांटी जा रही है अंग्रेजों के द्वारा, ये भारतीयों को भी दी जाए, यही है ब्रह्म समाज का मतलब मेन उद्देश्य, ठीक। इसके बाद सती प्रथा का अंत सबको ही जानता है, 1829 लिख लीजिएगा, सती प्रथा का अंत। चलो भैया भी आ गए, सती प्रथा का अंत 1829, ठीक। सती प्रथा का अंत 1829, ठीक। और एक और बात लिख लेना, एक हमेशा बताते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह किया जाता था हमारे देश में। और सुनो, ये भी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कराया जो जाता था, इसका भी विरोध हुआ था, और इसी विरोध में ये भी आ गया, समझ गए। तो इसीलिए शारदा एक्ट, शारदा एक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है 1829 में ही आया था, और कौन था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के समय में आया था। लिख लेना नीचे, लॉर्ड इरविन महोदय थे, लॉर्ड इरविन, शारदा एक्ट। और ये 68-500 के पेपर में पूछा गया था कि बाल विवाह से संबंधित कौन सा एक्ट है, तो वहाँ पर केवल लिखना था शारदा एक्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्या 1929 में तो वो आया था, क्या आया था 1929 में, हर्टाग कमेटी आई थी। कौन सी कमेटी, अव्यय अवरोधन पर बल दिया था। किस पर दिया था, जिसको हम लोग आज क्या पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा में क्या पढ़ते हैं हम लोग, समावेशी शिक्षा में श्याला त्यागी बालक, पिछड़ा बालक, वंचित बालक, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं। वंचित बालक और पिछड़ा बालक के बारे में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। आप में से कौन बता सकता है वंचित बालक कौन है, बताओ बच्चा, वंचित बालक कौन है, वंचित बालक, पिछड़ा बालक,
वंचित वो जो पिछड़ गया किसी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ग्रह दशा के द्वारा से। और वंचित बालक वो बालक होता है जिसको पिछड़ा बालक वो बालक होता है जो अपनी क्लास के बच्चों के साथ क्या करता है, किसी कारण से पिछड़ जाता है, कोई भी दोष हो सकता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। वंचित जो किसी कारण बस आपकी आर्थिक, धार्मिक, और पिछड़ा जो छुड़ा। अब इसी को अव्यय और अवरोधन कहा गया है। इसी को क्या कहा गया, अव्यय। और अव्यय का मतलब क्या था, किसी चीज की वजह से पिछड़ जाना। अवरोधन का मतलब रुक जाना, अवरोध मतलब रुक जाना। अव्यय अवरोधन बहुत बार पूछा गया है, पीएनपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अव्यय अवरोधन संबंधित है किससे, हर्टाग कमेटी, लिख लेना कहीं नोट डाल के, हर्टाग कमेटी 1929। चलो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। आज जो भैया प्राच्य पाश्चात्य लिखवाए हैं ये सारे आप याद रखना, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, सोसाइटी पूछी जाती है। तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए लॉर्ड मैकाले भाई साहब हिंदुस्तान में पधारे, और उस समय कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने इनको समझाया, कहा कि ठीक है, ये जो फाइनली इन्होंने डिसीजन दिया, ये अंग्रेज थे, और इन्होंने बहुत सारे कथन भी मारे। एक कथन इनका लिख लो, एक कथन नहीं, दो कथन इनके बहुत फेमस है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए जाते हैं, बस ये लिख लीजिए कथन, फिर हम हटते हैं। कथन नंबर 1 था कि लिखेगा लॉर्ड मैकाले क्या चाहता था, लॉर्ड मैकाले चाहता था कि वेशभूषा और सकल विचारधारा, वेशभूषा सकल विचारधारा हिंदुस्तानी, वेशभूषा सकल विचारधारा हिंदुस्तानी न होकर यूरोपीय होनी चाहिए, न होकर यूरोपीय। हमने कथन बिल्कुल तोड़ मरोड़ के आपको लिखा है, ये कथन उनका नहीं था। उनका कथन ये था कि दिखने से वो हिंदुस्तानी हो लेकिन उसकी विचार जो हो वो अंग्रेजों के हों, समझ गए, उसके गुण अंग्रेजों के हों। वही बात मैंने सरल भाषा में लिखाई है, ठीक है। चलिए दूसरा, इसी ने कहा था कि हिंदुस्तान का एक ग्रंथ हमारे यहाँ लाइब्रेरी की एक किनारे की पुस्तक के बराबर भी नहीं है, लिख लो। इसी ने कहा था हिंदुस्तान का, हाँ वही चीज़ है, ठीक है, मतलब यहाँ के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमारे रैक में रखी 2-3 किताबों का भी मुकाबला नहीं कर सकते। समझ गए बात को, दोनों कथन इनके हैं, लिख लीजिएगा लॉर्ड मैकाले के। हिंदुस्तान के कोई भी धर्म ग्रंथ हमारे यहाँ की लाइब्रेरी की रैक के किनारे 2 किताबों का भी मुकाबला ज्ञान में नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने बोला था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करा नहीं पाए और ये बोल के चले गए कि माध्यम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया था, बताओ भाई। इसके बाद कौन आया था गवर्नर जनरल बन के, अरे गवर्नर नहीं, बताओ कौन था अंग्रेज शासक, ऑकलैंड। कौन आया था, ऑकलैंड। तो एरो मार के लिख लेना ऑकलैंड। तो पूछा जाता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया था, ऑकलैंड ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया था। और ये किया था इन्होंने 31,000 रुपये बढ़ा दिया था, 31,000 रुपये बढ़ा, क्योंकि ऑकलैंड को ये लगा कि यार मसला सिर्फ पैसों का ही है ना, और तो कोई मसला है नहीं, तो क्यों नहीं पैसा बढ़ा देते हैं। पैसा बढ़ा देंगे तो उधर का भी काम हो जाएगा, इनका भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी से जस्ट पहले 1813 का जब चार्टर एक्ट आया, तो जहाँ 1813 का चार्टर एक्ट लिखे वहीं पर लिख लेना, यहीं पर लिखना 1833 का चार्टर एक्ट आया, ठीक है। और 1833 के चार्टर एक्ट में भी बहुत सारी बात हुई, ठीक। कल हम लोग आगे और बात करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1813 के बाद चार्टर एक्ट कब आया, 1833 में आएगा। 1813 के बाद कब आएगा, 1833। लिख लो 1833, लिखो 1833 लिखो ना यार, छूट जाएगा, भूल जाएगा, दिमाग से उतर जाएगा तो फिर आपका छूट जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या खास बात थी, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या खास बात थी, चलो देखो अभी कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार इंग्लैंड से एक सदस्य भेजा गया जिसे विधिक सदस्य बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत में कोई कानूनी व्यक्ति है जो नियम कानून को ऑब्जर्व करेगा, समझ गए, नहीं समझे बात को। अरे अंग्रेजों ने नियम तो बहुत बना बना के भेजे और किसको दे देते थे, सीधे तुम अप्लाई करो।
लेकिन उनको देखने वाला भी तो यहाँ पर बैठा रहना चाहिए जो बताए तो कि हाँ सही है कि गलत हो रहा है यहाँ पर नियम कानून के साथ। तो पहली बार विधिक सदस्य जो आया था वो 1833 का चार्टर एक्ट है, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। विधिक सदस्य, विधिक सदस्य, विधिक सदस्य जो है, विधिक सदस्य जो सब्जेक्ट पढ़ो वो तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में उससे अटैच्ड जितनी भी चीजें मिल जाए सब लपेट लो, इंपॉर्टेंट पढ़ो। जरूरी नहीं है कि जब उस विषय का संबंध है तभी पढ़ो, ठीक है। 1869 में सिर्फ महात्मा गांधी का जन्मदिन मत याद रखो। 1869 को एक महान आदमी गया था विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन करने, वो पढ़ने में क्या बुराई है, और 68,500 में पूछा भी गया था, ठीक। 1869 वो इंपॉर्टेंट समय है जब एक महान महिला शासिका जो है आ रही थी इंग्लैंड से, जिसने भारत में आके होम रूल लीग की स्थापना की, नाम था एनी बेसेंट। उसी टाइम हवाई जहाज में वो भी बैठी थी, इसी टाइम हवाई जहाज में वो भी बैठे थे, और उसी टाइम जन्म हुआ था 1869 को महात्मा गांधी जी का। बहुत छोटे थे, समझ गए, समझ गए नहीं समझ में आया? चलो इसकी बात समझ में आ गई? इसमें कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत कोई हो तो बताओ भैया। क्लियर? चलिए अब छोड़ने का समय आ गया। विधिक सदस्य को भेजा गया, और सुनो 1833 पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस ध्यान सुनना। 18 विधिक सदस्य में, विधिक सदस्य जब यहाँ आया तो सुनो, अगला कब आएगा चार्टर एक्ट खुद बताओ, रटने की जरूरत नहीं है। 20 साल बाद जोड़ लो 20। 1853 का जब चार्टर एक्ट आया तो इसने, विधिक सदस्य ने जितने भी नियम आए थे उसने एक रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट अंग्रेज को, रानी साहिबा को भेज दी। रानी ने कहा कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे नियम कानून का, यहाँ के जो अंग्रेज हैं ये सब चौपट कर देंगे। गुप्त रिपोर्ट बना के भेज दी, और जैसे गुप्त रिपोर्ट बना के भेजी तुरंत यहाँ पर महारानी ने 1853 में खोल डाला विधिक परिषद, विधिक परिषद खोल दिया। अब पूरा ऑफिसर खोल दिया, एक ही भेजा रहा, अब सब जगह वही विधिक वाले बैठा देंगे, अब आओ बेटा तुम, अब तो पूरी रिपोर्ट हमें मिलनी है, ठीक। ये भेजा इसीलिए गया था क्योंकि गलत कर रहे थे, जिस पे चाहते थे टैक्स लगा देते थे। 5 रुपया कमाते थे, 1 रुपया बताते थे, ये कमाई हो रही थी भाई साहब, यहाँ पर काला धन उगाई हो रही थी। इसी की रिपोर्ट इसने गलती से भेज दी वहां, भेजी तो पूरा विधिक परिषद आ गया। अब विधिक परिषद आ गया तो सोच रहे हैं अब 1873 में क्या करेंगे, एक और जीओए पारित करेंगे इन हिंदुस्तानियों के ऊपर। गदर काट दी 1857 में मंगल पांडे, और हुआ महान विद्रोह। ऐसा विद्रोह हुआ कि जिंदगी भर के लिए एक्ट भूल गए, सपने में इनका एक्ट याद नहीं आया। एक्ट का समापन, और आगे कल यहीं से शुरू करेंगे 1857 के, यहीं से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके अगला आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। जितना बताते हैं उसको याद कर लेना, परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा, कोई मौका नहीं है। और ये सब ऐसे कहानी पढ़े रहोगे तो जब कल को जब चार्टर एक्ट पढ़ोगे ना तो तुम्हें आनंद आएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये तो था ही ऐसा।